अस्सलामुअलैकुम, हे डियर गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने तकरीबन एंडोक्राइनोलॉजी का सारा ही पढ़ लिया था कि एंडोक्राइनोलॉजी में थायराइड ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि कौन से हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं, T3 T4। आज का हमारा जो बेसिक है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे पहले तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं पता होगा हम बाकी कैसे पढ़ सकेंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो होता है, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास TSH से बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस था उसके नीचे 2 स्वेलिंग्स थी। ठीक है, 2 स्वेलिंग्स थी। ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे 2 स्वेलिंग्स थी। इसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस के नीचे 2 स्वेलिंग्स होती हैं, वो होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक उसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक उसका ये एंटीरियर पार्ट होता है, एक उसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब होता क्या है, थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। एक उसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब चीज़ क्या होती है कि कोई भी सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, एक इसकी डिफ्रेंसिएशन सबसे बड़ी चीज़, कि ये जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी मैंने जो डिफ्रेंसिएशन लोकलाइजेशन में हमने पहले पढ़ लिया कि हाइपोथैलेमस के नीचे 2 स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से मैसेज रिसीव करके नेक्स्ट हार्मोन्स बनाती हैं, जो हमारी नेक्स्ट बॉडी पे वर्क करता है। तो डिफरेंस, अब हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ना है एंटीरियर और पोस्टीरियर के में, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ कि एंटीरियर को एडिनोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोफाइसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके वर्क की। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऊपर हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आएगा, ये हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, TSH। अब यहाँ पे वो रिलीज़ कौन करता था, हमारे पास एक रिलीज़ करने के लिए न्यूक्लियस था, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो हमारे पास TRH रिलीज़ कर रहा था। वो TRH रिलीज़ क्यों कर रहा था कि वो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास थायरोट्रॉप्स होंगे, वो थायरोट्रॉप्स आगे वर्क करके TSH बनाएंगे। ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी का हमारे पास मैकेनिज़्म हो गया। इसी तरह यहाँ से हमारे पास एक और न्यूक्लियस होता है, एक और निकलता है सिग्नल, जिसे GnRH कहते हैं, ग्रोथ जो रिलीजिंग हार्मोन होता है। फिर वो आके एंटीरियर पे काम करता है, एंटीरियर से आगे FSH और LH बनता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, मतलब क्या है ये बताने का कि जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, उसका ये होता है कि थायराइड से कोई हार्मोन हमारे पास कोई सिग्नल आएगा, एंटीरियर पे सिग्नल आएगा, एंटीरियर वो चीज़ नेक्स्ट बनाएगा, जिस चीज़ को बनाने के लिए सिग्नल आएगा। बना हुआ सिग्नल नहीं, मतलब बनी हुई चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ सिग्नल आएगा कि आपने ये चीज़ बनानी है। एंटीरियर उस चीज़ को कैप्चर करेगा, फिर वहाँ पे वर्क होगा और नेक्स्ट वो चीज़ जो जिस पार्ट पे वो ज़रूरत होगी उसको भेज देगा। ठीक है, ये एंटीरियर का काम है। पोस्टीरियर का काम क्या है, पोस्टीरियर का काम यह है कि हाइपोथैलेमस से बनी बनाई चीज़ आएगी, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ आएगी, उसने जाके आके सिर्फ पिट्यूटरी में स्टोर करना है। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एंटीरियर है उसका काम ये है कि वो हमारे पास ऊपर से हाइपोथैलेमस एक सिग्नल भेजेगा एंटीरियर के पास कि भाई ये चीज़ बननी है, तुम बनाओ और आगे भेजो। लेकिन पोस्टीरियर में क्या चीज़ होगी कि हाइपोथैलेमस उसे बनी बनाई चीज़ देगा, उसने सिर्फ आके पिट्यूटरी में सेफ होना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और ये वैसे मैंने आपको जो थोड़ा सा एक फिनोमेना बनाया था। इसी तरह आज हमने एक और चीज़ पढ़नी है कि हमारे पास एक और हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है, जिसे हम लोगों के पास जो होता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये मैंने लिखा है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो हाइपोथैलेमस से जाता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके अपना वर्क करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हमारे पास ACTH बनता है, वो आके जाके कॉर्टिसोल बनाता है, जो कि हमने पढ़ना है। ठीक है, कॉर्टिसोल बनाता है। अच्छा, अब बड़ी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, उसको कोई भी ब्रेन इंजरी है, यहाँ समझा देते हैं, एक पेशेंट आया, ठीक है, उसे कोई भी ब्रेन इंजरी हुई है, ठीक है, या उसके हाइपोथैलेमस को और हम एंटीरियर पिट्यूटरी को सेपरेट कर देते हैं। लाइक ये हमारा हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी उससे बिल्कुल सेपरेट हो गया, मतलब इसका यहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया।
एंटीरियर पिट्यूटरी को सेपरेट कर देंगे तो कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनका लेवल इंक्रीज़ होगा, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनका लेवल डिक्रीज़ होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमारे पास जो सिग्नल होता है वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, तब वो काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जब हाइपोथैलेमस ही नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अगर सिग्नल नहीं जाएगा तो वो चीज़ कैसे बनाएगा। तो इस तरह एंटीरियर पिट्यूटरी में बनने वाले सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रोलैक्टिन है वो इंक्रीज़ रहेगा। अब बात आती है कि यार प्रोलैक्टिन क्यों इंक्रीज़ रहेगा, उसे तो हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन कम होंगे। तो इसमें ऐसी रीज़न होती है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से डोपामाइन आता है। ठीक है, डोपामाइन का क्या काम होता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना। ठीक है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ही नहीं होगा तो डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, इनहिबिट नहीं होगा, तो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। चीज़ क्या करता है, हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में एक डोपामाइन होता है, डोपामाइन ने आगे सिग्नल देना होता है कि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ही नहीं होगा तो डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोलैक्टिन का जो इनहिबिट वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाएगा और प्रोलैक्टिन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और बाकियों की वैल्यू हमारे पास कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाकियों में से किसी ने इनहिबिट नहीं करना। तो ये हमारे पास हो गया था बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये रीडर पाउच से कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उनकी डेरिवेशन कहाँ से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी को कहते क्या हैं, इसे कहते हैं एडिनोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस सॉरी, और इसको पिट्यूटरी को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस, ये हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये डेरिवेट कहाँ से होते हैं। तो जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, ये हमारे पास होता है एक रेदर पाउच। एक रेदर पाउच क्या होता है, रेदर पाउच एक वो स्ट्रक्चर है जो हमारे नेज़ल स्ट्रक्चर्स को बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, हमारे नेज़ल स्ट्रक्चर्स। एक मिनट, लेट मी ज़ूम इन इट, यस नाउ इट्स फाइन। ये हमारे क्या बनाता है, नेज़ल स्ट्रक्चर्स बनाता है। जितने भी हमारे नेज़ल स्ट्रक्चर्स होंगे वो कौन बनाएगा, वो हमारे पास हमारा रेदर पाउच बनाएगा, और वो वहीं से एंटीरियर पिट्यूटरी भी बनेगी। मतलब उसके जो एपिथेलियम के जो पार्ट होंगे ना वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएंगे। और हाइपोथैलेमस सॉरी पिट्यूटरी जो हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ऊपर हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी ने नेक्स्ट वो चीज़ बनानी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में से आपको मैंने बताया हाइपोथैलेमस से बनाई चीज़ आती है और पिट्यूटरी में जस्ट उसने जाके स्टोर होना होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि चीज़ की डेरिवेशन डायरेक्ट CNS से हो रही है। यहाँ पे जो स्टफ़ है उसकी डायरेक्ट डेरिवेशन CNS से नहीं हो रही, पर हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी डायरेक्ट जो हमारे पास डेरिवेशन है वो हमारे पास किससे हो रही है, हमारे हाइपोथैलेमस से। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ड्राइव बाय CNS होता है। ठीक है, तभी इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास ड्राइव बाय कैमरा नहीं एडजस्ट CNS होता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अब दो चीज़ें और जानना ज़रूरी है, सब यूनिट। हर जो हार्मोन होता है ना उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक अल्फ़ा सब यूनिट होती है और बीटा सेल यूनिट होती है। मैंने आपको पहले बताया FSH, LH और TSH। ठीक है, इनकी अब दो यूनिट्स होंगी, एक अल्फ़ा सब यूनिट है और एक बीटा सब यूनिट है। अब जो अल्फ़ा यूनिट है ना, इन तीनों की वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखती होंगी, मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ कह लें या फिर थोड़ी मिलती जुलती होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर होंगी इस तरह। लेकिन जो बीटा सब यूनिट है ना वो इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करवाता है। इन मतलब प्रॉपर्टीज़ बीटा यूनिट उनकी प्रॉपर्टी सेपरेट करवाता है। अगर हमें इस चीज़ से समझ नहीं आती, हम उनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए बीटा सब यूनिट यूज़ करते हैं। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। ठीक है,
उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के, उस हार्मोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले ये चीज़ हो गई। उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये तो कहते हैं कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट चीज़ आती है, ठीक है, बन के, तो आप ये बताएं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सी चीज़ हाइपोथैलेमस से बन के आती है और वो स्टोर होती है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हाइपोथैलेमस से बन के आते हैं और हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। इनके वर्क्स तो बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मैंने 2 लिखे हैं, 1-2 लिखे हैं, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने एडीएच का कंप्लीट पढ़ना तो वहाँ पे ये आराम से डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एडीएच का वर्क क्या होता है, ये किडनी से क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, मतलब जो उसका लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, लास्ट पार्ट से हमारे पास ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे पास दूसरा ही हमारे पास वेज़ोस्पैम करेगा हमारी ब्लड वेसल्स की, और यहाँ से फिर जो ऑक्सीटोसिन है वो हमारा जो मिल्क है उसको लेट डाउन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। ये नेक्स्ट पे मैं आपको समझाती हूँ। नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि ये हमारे पास क्या था, सारी सब यूनिट्स थी। अब हम लोगों ने इससे रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ पैथोलॉजीज़ पढ़ लेनी है, ठीक है। तो उसमें आपकी बुक में 3 डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें पेशेंट को हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 डिजीज़ेज़ आती हैं, ठीक है। मैंने पहले लिख ली हैं क्योंकि बाद में फिर इस तरह समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं साथ में लिख भी रही हूँ और फिर समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि हमारे पास बुक में आपको 3 डिजीज़ेज़ दी गई हैं, शेहान सिंड्रोम, एम्प्टी सेला सिंड्रोम और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अच्छा, अब इनको बड़े ध्यान से सुनना है, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, मैंने पीछे पढ़ाया है, हाइपरथायराइडिज्म में भी आया था थायराइड के, लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ। शेहान सिंड्रोम में क्या होता है कि हमेशा आपने पहली बात तो याद रखनी है, ये आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, मतलब ये हमारे पास पोस्टपार्टम होगा, आफ्टर प्रेगनेंसी आ गया ये। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इस्कीमिया हो जाता है। इसमें क्या याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्कीमिया होता है। दूसरा आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। जब डेथ मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की एक दफ़ा मतलब समझे डेथ हो जाती है, वो ख़त्म ही हो गया ना पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारे पास हार्मोन नहीं बनेंगे। जब हमारे पास हार्मोन नहीं बनेंगे तो हमारा जब हार्मोन ही नहीं बनेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म। जैसे जब हमारे T3 T4 नहीं बन रहा था तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था, ठीक है। जब वो ज़्यादा बन रहे थे तो हमें हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर यहाँ पे किसी भी वजह से अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमें हाइपरपिट्यूटरिज्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात हाइपो की आई है कि ग्लैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, हार्मोन्स ही नहीं बन रहे, तो उसे हम शेहान सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेडी आती है 27 ईयर या किसी मतलब कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसने अभी फ़ौरन बेबी को डिलीवर किया। डिलीवर करते वक्त क्या होता है कि उसकी जो हार्मोन्स है ना, सॉरी, जो उसकी जब आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। हमने उस ब्लीडिंग को रोक के उसको घर भेज दिया, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद वो आती है, वो कहती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, मुझे क्या कहते हैं इसको, जो लैक्टेशन है उसमें फेलियर हो रहा है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही, मुझे एमेनोरिया हो गया है, मुझे कोल्ड नहीं टॉलरेंस हो रही। तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये हमारे पास शेहान सिंड्रोम में हाइपोपिट्यूटरिज्म के होते हैं, ठीक है। समझ आ गई शेहान सिंड्रोम। नेक्स्ट मैं आपको ये मैंने अपने पास बुक रखी हूँ, इधर से भी एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्प्टी सेला सिंड्रोम। ये जो इंशाल्लाह मैं आपको न्यूरो पढ़ाऊँगी तो फिर ये मैं आपको ब्रेन की सारी एनाटॉमी करवाऊँगी। यहाँ पे आप याद रखें, ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। इसके दरमियान में एक बॉक्स सा कह लें जिसे हम स्फिनाइड बोन कहते हैं। इस स्फिनाइड बोन भी हमारे पास सेला टर्शिका होता है, इसे हम सेला बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। इस स्फिनॉइड बोन के ऊपर हमारा क्या पड़ा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होगा, इसमें इस पिट्यूटरी ग्लैंड की एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी का मतलब होता है कि चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। और मोस्टली किन पेशेंट में होता है, जो पेशेंट ओबीस होते हैं या जिनका हमारे पास हाइपरटेंशन इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, ये जो चीज़ होगी ये ओबीस होगी तो फैट वगैरह यहाँ से क्रेनियल प्रेशर होगा तो ये उसको कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस पेशेंट का एमआरआई करेंगे तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ नहीं मिलेगा, ये जगह आपको एम्प्टी फील होगी। दैट्स व्हाई इसका नाम रखा हुआ है एम्प्टी सेला सिंड्रोम। अगर हम नॉर्मल बंदे का एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में जो उसका यहाँ पे
सैला है स्फिनॉइड बोन, उसके ऊपर हमें पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारे पास पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में आपको ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना वो ऑलरेडी किसी अंडरलाइन डिजीज़ का होता है। लाइक अगर उसे कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है, लाइक उसे अगर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा है, कार्सिनोमा है, ठीक है। अब क्या होगा अगर इस तरह का पेशेंट आपके पास कोई भी आता है, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि कोई भी स्ट्रेस लेने की वजह से, कुछ भी होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से उसके ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड पे स्ट्रेस पड़ा, वहाँ से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उस ब्लीडिंग, इट्स सडन ब्लीडिंग, ठीक है। ये सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, सडन उसे हैमरेज हो गया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, जिसमें पेशेंट को किसी भी स्ट्रेस की वजह से पिट्यूटरी एडिनोमा पे एक्स्ट्रा जो हमारे पास सडन हैमरेज स्टार्ट हो, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, स्वेयर हेडेक होता है, उसे ऑप्टिक ट्रैक कंप्रेस होता है, क्योंकि वहीं से हमारा यहाँ से हमारा ऑप्टिक ट्रैक भी गुजर होता है। यहाँ पे हमारी आइज़ होती हैं, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट आपको जब न्यूरो में क्रेनियल्स में बताऊँगी तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। उसमें हमारा ऑप्टिक ट्रैक होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, ऑप्टिक ट्रैक की ख़राबी की कंप्रेस होने की वजह से हमारे पास बायलैटरल हेमोपिनिया हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि देखें, ये भी न्यूरो की चीज़ है। ये लेट्स सपोज ये आइज़ है, ठीक है, ये नोज़ है। अब आइज़, नोज़ की जो इधर वाली, जो आपकी आइज़ की इधर वाली जो नोज़ की तरफ टुवर्ड कर रही है उसे हम नेज़ल कहते हैं, और जो हमारी कान वाली साइड पे जा रही है उसे हम टेम्पोरल कहते हैं। अब एक पेशेंट आएगा जिसको ये होगा, ठीक है, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ना साइड वाली जो चीज़ें हैं ना साइड से नज़र नहीं आता, नाक वाली साइड पे नज़र आता है बट उससे पीछे की तरफ नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उस बंदे को क्या होगा, हमारे पास बाई टर्म पर हेमोएनोपिया होगा, ठीक है। इसकी सिंपल मैंने आपको ट्रीटमेंट में, हर चीज़ की ट्रीटमेंट में ये बताया था, कोई इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती। चीज़ क्या होती है, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ आपकी बॉडी में कम है, ठीक है, कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी को नहीं मिल रही, जैसे T3 T4 आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, तो आप उसे बाहर से T3 T4 दे दो। इस तरह अगर TSH नहीं बनेगा तो मैं उसे बाहर से TSH दे दूँगी स्टीरॉइड्स के साथ, ठीक है। अगर मेरे ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, मैं उसे क्या करूँगी, मैं उसे ग्रोथ हार्मोन दे दूँगी, ठीक है, बाहर से। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर नहीं बन रही तो आप उसे बाहर से दे दो। अब मैं आपको इसे बुक से दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ना स्टेप 1 की है, और स्टेप 2 की मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप 1 देख लेते हैं। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के हिसाब से हमारे पास है टॉपिक है एंडोएनाटॉमी में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें मैंने आपको सब बता दिया कि देखिए इसमें बीटा यूनिट की भी है, अल्फ़ा यूनिट का भी मैंने बताया। ये याद रखना है कि सिक्रीट FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, बी एंडोफ्रिन, मेलानोट्रोफिन्स, ठीक है, सिक्रीटेड बाय इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डिराइव्ड फ्रॉम ओरल एक्टोडम, जो मैंने अपने नेजल आपको बताई थी, रथ की पाउच, ठीक है। इसी तरह वेजोस्प्रेशन करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई मैंने आपको बताया था, सुप्रा ऑप्टिक से और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक से आई थिंक ऑक्सीटोसिन होता है और ये इधर से होता है, ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी विया न्यूरोफाइसिस। न्यूरोफाइसिन क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होती है जो हाइपोथैलेमस से लेके आती है हमारे पास इसको एंटीरियर पिट्यूटरी तक, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद जो इसकी डिजीज़ थी, ये हमारे पास आ गया हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, शीहान सिंड्रोम, एम्प्टीसीला सिंड्रोम, और हमारे पास पिट्यूटरी एप्लेक्सी, और इसकी ट्रीटमेंट में यहाँ चीज़ आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं नॉन सिक्रेटिंग एडिनोमा एंड कार्सिफेरेंजिनोमा है, ठीक है। इसमें इस्कीमिया हो गया है, और ये देखें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी एप्लेक्सी में मैंने आपको आइज़ का बताया था, तो थर्ड नर्व कौन सी होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स होती है, उसकी पाल्सी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं स्टेप 2 से आपको दिखाती हूँ। तो ये स्टेप 2 से है, देखिए पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। इसमें भी लिखा हुआ है हाइप्लिक पिट्यूटरी एक्सिस। इसका मतलब होता है कि जिस एक्सिस के थ्रू आपके सारे हार्मोन रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में ट्यूमर सिस्ट हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास ट्यूमर एपोप्लेक्सी में हो सकता है। ये शीहान सिंड्रोम, ये आपको सारे हार्मोन्स का बताया गया यहाँ पे। दूसरा फिर यहाँ पे आ जाए, इसमें बताया गया हेमरेज इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि जब आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद क्या होता है आपकी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करती है, इन्फेक्शन हो जाती है, गोनाडोट्रोफिन कोई ग्रोथ हार्मोन का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपने क्या देखना है कि उसको कोई हार्मोनल पहले प्रॉब्लम तो नहीं था, ठीक है, एपोप्लेक्सी
आपका मतलब हैमरेज हो जाएगा सडन। शिहान सिंड्रोम की देखनी है, कोई रेडिएशंस उसने लिए हैं। डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, 8 आपने कॉर्टिसोल का लेवल चेक करना है ऑन दैट एटलीस्ट 2 सेपरेट ओकेशन, 2 बार, ठीक है। फ्री TSH चेक करना है, टेस्टोस्टेरोन, ये सब लेवल चेक करते हैं। ग्रोथ फैक्टर जो ग्रोथ हार्मोन है, कल का टॉपिक है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, उसमें फिर ये चीज़ आ जाएगी। ट्रीटमेंट में अंडरलाइंग ट्रीटमेंट, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपने बाहर से दे देना है, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक्स थे, तो आपने इन दोनों बुक से पढ़ लेना है, ठीक है। और वो जो नोट्स मैंने आपको बताए थे उधर से पढ़ लेना है। टेक केयर, होप आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको फिर समझा दूँगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।